हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास असमघात, यानी कि नॉन होमोजीनियस असमघात रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस, क्योंकि जो हमने कल पढ़ा था वो था हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या होती है नॉन होमोजीनियस, उसके बारे में आपको बता देते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कुछ कि जब भी आपके पास कांस्टेंट टर्म आ जाती है तो उस कांस्टेंट टर्म से आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए भाई डी और डी डैश के अलावा कुछ भी ऐसा पार्ट आए जिसमें डी और डी डैश ना हो। मतलब समझ में आ रहा है आपको? केवल 1 2 3 4 इस तरह की टर्म्स हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक रैखिक आंशिक अवकल समीकरण जो कि समघात नहीं है, समघात नहीं है। ठीक है, असमघात रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात समीकरण हमारे पास क्या है? एफ ऑफ डी डी डैश, एफ ऑफ डी डी डैश बराबर एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये सब ये क्या हो जाएगा? असमघात हो जाएगा। यदि एफ ऑफ डी डी डैश समघात नहीं हो। क्या नहीं हो? समघात नहीं। क्लियर? डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश -1, ठीक है, इंटू जेड बराबर साइन एक्स प्लस 2y। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश -1 जो एक ऐसा टर्म आई है ना, इस टर्म की वजह से ही हमारे पास ये क्या बना है? नॉन होमोजीनियस बना है। क्लियर? इसे हम क्या बोलेंगे? एक असमघात रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहां पर डी स्क्वायर है, यहां पर ये डी डी डैश है, यहां पर तो कुछ भी नहीं है, ना डी है ना डी डैश है। ठीक है, तो इस तरह की टर्म बनती है वो क्या कहलाती है? असमघात कहलाती है। और मैं आपको बता दूं एक बात कि असमघात रैखिक समीकरण में जो एफ डॉट डी डी डैश है हमारे पास, इसको रैखिक गुणनखंडों द्वारा में बदला भी जा सकता है और नहीं भी। ठीक है, हम जैसे कहें कि इसको फैक्टर कर लें तो उसके फैक्टर हम हो भी सकते हैं और नहीं भी सकते। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि फैक्टर होंगे ही होंगे। तो हम पहले जो मेथड पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि जिसमें फैक्टर हो सके। ठीक है, तो हमारे पास हम मेथड जो ले रहे हैं वो देखिए, एफ ऑफ डी डी डैश को रैखिक गुणनखंडों में परिवर्तन होने वाले समीकरण
के हल। ठीक है, तो जो चीज इसमें रैखिक गुणनफल में बदल सकती है ना, उसके हम हल बता रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन is which f of d dash can be resolved into linear। ठीक है, तो इसमें मेथड तो वही है। क्या मेथड है? आपको क्या काम करना है? आपको करना है वही पूरा फलन निकालना है, आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, तो पूरक फलन निकालने के लिए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के क्या मेथड होता है, क्योंकि वो मेथड अलग था जो हमने पहले पढ़ा था ना, वो तो था हमारे पास होमोजेनियस वाला, ये मेथड अलग है। तो इसे हम देखेंगे कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो इसका हम लिख रहे हैं यहाँ पे, माना कि असमघात रैखिक समीकरण निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और वो क्या है? d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा 1। ठीक है, d माइनस m2 d डैश माइनस के अल्फा 2। ये अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है? सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो d माइनस m n d डैश माइनस के अल्फा n z बराबर 0। राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रूफ फलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी एक गुणन को 0 बराबर कर देते हैं, डी एम डी डैश माइनस के अल्फा जेड बराबर 0। इसको हल कर देते हैं ना, प्रूफ फलन करने इसका हल निकालेंगे। तो इसको हम ले लेते हैं पी माइनस एम क्यू और बराबर में अल्फा जेड। सही है, अब ये बन जाएगी लैग्रेंज समीकरण। ध्यान आ रहा है? लैग्रेंज समीकरण ध्यान आ रही है ना, बहुत जगह काम आती है लैग्रेंज समीकरण। जिस लैग्रेंज समीकरण को अच्छे से पढ़ा है वो बहुत ही जगह, और यहाँ पे देखो लैग्रेंज समीकरण से ही काम हो रहा है ये। लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। समीकरण है, ठीक है, और इस फिर से हम क्या निकालते हैं? सहायक समीकरण निकालते हैं, उसी से हल होता है। अतः इसके सहायक समीकरण होंगे dx अपॉन 1 बराबर dy अपॉन माइनस के एम इक्वल टू dz अपॉन अल्फा जेड। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर हो गया आपके पास, मान लेते हैं ये 3 हो गई, 2 आप मान लो इस वाले को, मैंने पहले लिया था ना, इसको मान लो आप 2। ठीक है, समीकरण नंबर 3 में जो हमें लैग्रेंज समीकरण मिली है, इस समीकरण को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले किसी भी 2 को ले लो आप। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 के प्रथम 2 पदों को लेने पर ठीक है, और फिर क्या करने पर? समाकल करने पर तो ये हो जाएगा y प्लस एम एक्स बराबर में c1। देख सकते हैं आप, ये प्रथम 2 पद लिए हमने, तो m यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। dy इधर जाएगा तो माइनस के इक्वल टू माइनस के m dx। ठीक है, उधर जाएगा तो dy प्लस m dx हो जाएगा। ठीक है,
तो y प्लस एम एक्स बराबर में C1 बाई इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? समाधान कर दिया हमने। और इसके बाद लास्ट के अंतिम, प्रथम व अंतिम, ठीक है, फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट और लास्ट वाला, प्रथम व अंतिम पदों को लेकर समाकल करने पर ठीक है, जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो आप, मैं इसको लेके चलता हूं, तो ये हो जाएगा dx इंटू अल्फा जेड डी एक्स बराबर डी जेड। आप तो अल्फा डी एक्स को रखो, बाकी जेड को नीचे छोड़ दो। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी आपके पास, अल्फा एक्स बराबर लॉग जेड, ठीक है, प्लस C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास जेड, यहाँ पे क्या आप तो ले लो लॉग एक्स, यहाँ ले लो आप, ठीक है, प्लस C2 यहाँ ले लो, और ठीक है, तो जेड में क्या हो जाएगा C2 e की पावर अल्फा एक्स। ठीक है, चाहूँ तो यहाँ पे लॉग C2 ले लेता हूँ, जिससे टर्म यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, जेड C2 हो जाएगा, ठीक है, लॉग जेड C2 आ जाएगा नीचे, लॉग जेड C2, देन जेड C2 बराबर C2 e की पावर अल्फा एक्स। ठीक है, जेड C2 नहीं, जेड बराबर, ठीक है, जेड इक्वल टू हो जाएगा, मैं थोड़ा डिटेल में बता दिया आपको, जेड बराबर हो जाएगा C2 e की पावर अल्फा एक्स। ठीक है, व्यापक हल क्या हो जाएगा, एक और दो को मिलाकर व्यापक हल हो जाएगा जेड बराबर e की पावर अल्फा एक्स, C2 की वैल्यू हमारा इसे ले लो फाइव ऑफ y प्लस एम एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपके पास हो गया। अब देख लो आप, उसमें क्या था, e की पावर अल्फा एक्स बाहर नहीं था, खाली फाइव ऑफ था, यहाँ पर अल्फा एक्स बाहर है। ठीक है, ये अंतर है उसके CF और उसके FEF में। ठीक है, अब हमने आपको एक टर्म पूरी बता दी, तो अब तो हम आगे डायरेक्टली टर्म यहाँ बता देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है पेपर में नहीं आती हैं, लेकिन ये चीज आई कैसे है ये आप लोगों को बताना जरूरी था। ठीक है, यहाँ दोबारा से ध्यान से देख लो, अल्फा एक्स यहाँ पे क्या जाएगा लॉग जेड प्लस लॉग C2, तो लॉग ऑफ जेड C2 इक्वल टू e की पावर अल्फा एक्स बन जाएगा। यहाँ से पहले तो आप इसको अल्फा एक्स रख लो, फिर ये लॉग हटते साथ यहाँ बन जाएगा e की पावर अल्फा एक्स और C2 आ जाएगा साथ में। ठीक है, क्योंकि C2 एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर प्लस माइनस कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे पास केस बनते हैं, केस फर्स्ट, कि जब गुणनखंडों की पुनरावृत्ति, जब गुणनखंडों की पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है, क्या नहीं हो, गुणनखंडों की पुनरावृत्ति ना हो। तो देखिए, यानी कि हमने जो गुणनखंड निकाले हैं ना, m की वैल्यू से निकाली है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यदि एक के सभी गुणनखंड भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तब जेड बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर अल्फा 1x बार अल्फा 1x फाइव 1 y प्लस m1x e की पावर अल्फा 2x फाइव 2 y प्लस m2x। ठीक है, और ऐसे आगे चलते रहेंगे, तो e की पावर अल्फा nx फाइव n y प्लस mnx। ठीक है, इस तरह से टर्म बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास बस आपको ये देखना कि पुनरावृत्ति अगर
नहीं हो, यानी कि सब अलग अलग हों, तो बस यहाँ पर क्या रखते जाएंगे आप, m1 के मान रखते जाएंगे और मेन में से अल्फा का मान उठाओगे, जितने भी अल्फा 1 है अल्फा 2 है, ठीक है। ठीक है, आपको जो मान रखने हैं वो क्या क्या रखने हैं, एक तो अल्फा का मान और एक m1 का मान, यानी कि m और अल्फा के मान रखने हैं, जितने भी मान हो, ठीक है। तो बाकी सब चीज तो वैसे की वैसी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जैसे 3 है, जैसे मान लो m1 है, m2 है, m3 है, ठीक है, 3 मान है, तो आपके पास वैल्यू 3 तक आ जाएगी, यानी कि 5 3 तक आ जाएगी, और अगर 2 मान है तो 5 2 तक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, उस वाले से क्या अंतर है, कोई अलग नहीं है, बस खाली टर्म्स बढ़ गई हैं, ठीक है, m1 m2 हो गए। और अब हम जो नेक्स्ट है हमारा केस वो लेके चलेंगे, और वो केस हमारे पास क्या है, जब गुणनखंडों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे उसको हम, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आराम से पढ़िए, देखते रहिए इसको और समझिए, बार बार रिपीट करिए। थैंक यू।